हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। जी मेंस की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं दैट इज पीरियोडिसिटी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट वाइज आपके इसके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी इसमें से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। अगर आपको पता है कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसे चेंज हो रही है, उसी पे आपका बेस क्वेश्चन आएगा। एटॉमिक रेडियाई कैसे चेंज हो रहा है डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। तो इसी तरह का जो मेन फोकस है इस तरह के क्वेश्चंस का, और पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो भी इसमें क्वेश्चन आता है मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये बेसिक नॉलेज रखते हो जो कि आई होप आप लोगों ने प्लस वन प्लस टू में अब तक कर ली होगी, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा आप श्योर शॉर्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड पहले भी मैंने कुछ इस मतलब जीमेन सीरीज के कुछ इजी टॉपिक्स हैं वो जो निकाले हुए थे, अब थोड़े हम मुश्किल वाले करेंगे। जो मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको हमने स्ट्रेटेजी बताई थी ना, उसमें आपको मैंने घोसला 1 घोसला 2 जो बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनकी वीडियोस हम निकालेंगे सो दैट आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप हो जाएं, बच्चों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं जी मेंस में। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट और जो टिप्स है वो बताती जाऊंगी फॉर योर एग्जाम। गॉट इट? ओके, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपी। अब एनपी क्या है सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं, एनपी है आपका नेप्टूनियम। ठीक है, अब बेटा यहाँ तो देखो ये बता रखा है ना Z इक्वल टू 93, वैसे एक्टिनॉइड्स वाले में मोस्टली आपको बता दिया गया होता है। ठीक है, लैंथेनॉइड्स तक तो पूरा याद करना चाहिए, एक्टिनॉइड्स में मोस्टली एटॉमिक नंबर बता दिया होता है। तो नेप्टूनियम इसका नाम है, एटॉमिक नंबर है 93। अब आपको पता है 1s2 2s2 4f इलेक्ट्रॉन चेक करने ना, पूरा लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6। किसी को अगर नहीं पता तो 1s 2s 2p याद है, ये प्लस वन में आपने किया होगा। सीक्वेंस जैसे जिन जिन बच्चों को भूल जाता है उनके लिए मैं आपको ये याद कराने के लिए बता दे रही हूँ। 1s 2s 2p फिर 3s, याद है 3p के बाद फिर 4s होता है पहले, फिर 3d आता है, राइट। सो ये ट्रेंड आप इस तरह से अगर भूल जाओ तो इस तरह से कर सकते हो। वैसे तो जब आपने मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस की होगी भूलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 फिर क्या जाएगा 4s2। ठीक है, फिर पहले 3d आ जाएगा, ये देख सकते हो ना, 4s के बाद 3d 3d 10 देन 4p6 के बाद मैं नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 4p के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये एरो जब नीचे जाएगा ना आगे तक यहाँ तक, तो यहाँ 5s है। ठीक है, तो इस तरह से तो 5s2। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो देखो 3d का 10 तक तो हो चुका था, 4s का भी 4d भी नहीं भरा गया है और 4f भी। तो पहले आपका क्या भरा जाएगा, n+l रूल। आई होप आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक्स हैं, सारी चीजें बेसिक्स बच्चे की हमेशा क्लियर होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कोई बच्चा कहता है ना मैम ये चैप्टर्स हम कर लें, ये टॉपिक्स कर लें हो जाएगा, मैं उसे हमेशा कहती हूँ अगर बेसिक क्लियर है तो हो जाएगा। बिकॉज बेस इज समथिंग लाइक जो अचानक से आप नहीं क्रिएट कर सकते एग्जाम के जस्ट पहले, राइट। तो आपके जो कहते हैं ना रूट्स, जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको बार बार आप रेगुलरली रिवाइज किया करो अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की। ठीक है, ओके। तो 5s2 हो गया, 5s2 के बाद हमारा नेक्स्ट 4d10। ठीक है, 4d10 4p हो गया, 4d हो गया, 4f अभी बाद में आएगा। 5f2 के बाद अब 5p6, 5s का 5p s भी हो गया, 5s 5p। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 6s2। अब यहाँ पे आपका आता है 4f14 पहले। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा, देखो यहाँ 5p तक हो चुका था ना, 5d10। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 6s हो चुका था तो 6p। ये सारा अभी कंप्लीटली फील्ड है इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ। 6p6 के बाद आपका फिर से आ जाएगा 7s2। ठीक है, देन अब कौन सा f आएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड देखो आप, 6x के बाद 4f आया था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5f, और ये 5d था तो अब यहाँ पे आ जाएगा 6d। अब यहाँ बात आती है कि अगर आपको प्रैक्टिस है तब तो ठीक है, आपको पता है यहाँ 4 और 1 है, अगर नहीं है तो एक बार सारा काउंट कर लेना। 93 इसका एटॉमिक नंबर है, आपको बताने से टोटल नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है तो, अदरवाइज नहीं। तो f आपका एक तो ये है और ये है, तो 14 + 4 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर यहाँ आपका आ जाएगा 18। गॉट इट? इसलिए मैंने कहा ना सिंपल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड, ट्रेंड पे बेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेटमेंट, ये ग्राउंड स्टेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, जीडी आपका गैडोलिनियम होता है +2 स्टेट में। ठीक है, फिर से यहाँ पे इन्होंने देखो चलो
दे दिया है एटॉमिक नंबर, दैट्स वेरी गुड, गैडोलिनियम GD Z इक्वल टू 64, ठीक है। ये आपको पता है, गैडोलिनियम बिल्कुल लैंथेनॉइड्स के बिल्कुल मिड में आता है, ठीक है। तो Z इक्वल टू 64, इसमें आपको बताने हैं 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो इसका आप एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखो आप पहले। ज़ीनॉन 54 होता है, ज़ीनॉन 54, ठीक है। पिछले वाले में हमने पूरा लिखा था क्योंकि उसमें आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो हम शॉर्ट वाली जो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ज़ीनॉन के साथ आपका आ जाएगा 4f7, 4f के बाद किसकी फीलिंग होती थी, 5d की, ठीक है। 5d पहले आप ऐसा करो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पूरे की लिख लो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 54 एंड 7 + 2 9 and 10 64 हो गई, ये आपकी गैडोलिनियम की है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ गैडोलिनियम +2 तो ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगी, ज़ीनॉन 4f7 5d1। हमें खाली 4f के इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इज द आंसर। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ये सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन क्या होता है कि आपका सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आई होप आपको क्लियर होगा आयनाइजेशन एनर्जी कि आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इससे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसको हटाना है, अगर आपको रिमूव करना है, कैटायन बनाना है, कैटायन तो मुझे नहीं कहना चाहिए, आयन रिमूव करना है, मतलब आयन में कन्वर्ट करना है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइज करवाना है आपको उसको। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन नाम से पता लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आप जब उसके आसपास मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो एंथैल्पी, ये आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज होती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और ये दोनों आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ अबव प्रॉपर्टीज दैट इफेक्ट द रिडक्शन पोटेंशियल। सी यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 चीजें हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई नॉट की बात हो रही है, जो डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स पे, सब्लिमेशन एंथैल्पी पे करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ये नहीं डिपेंड करता। सो आंसर यहाँ आ जाएगा 3। ये आपने पढ़ रखा होगा कॉन्सेप्ट, आई थिंक ई नॉट का मैंने खुद ही कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल आपका 3 चीजों पर डिपेंड करता है। जब आप ये कई सारे चैप्टर्स पढ़ते हो ना, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, या जब आप ट्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक के, वहां पे भी ये आता है, ठीक है। So I hope आप लोगों ने पढ़ रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल ऑफ HO+3। अब इसके लिए पता होना चाहिए था HO क्या है, ठीक है। HO है HO है आपका हॉल्मियम, ठीक है, हॉल्मियम, और इसका एटॉमिक नंबर हो गया जी Z = 67, ठीक है, गिवन है। तो आपको HO+3 स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, 4f इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने 64 यानी कि गैडोलिनियम के लिए लिखा था, ठीक है। सो यहाँ पे आप फिर से लिखोगे अब HO के लिए कैसे लिखोगे, ज़ीनॉन 54, ठीक है, एंड 64 के लिए आपने क्या लिखा था, इसके बाद देखो 4f7 था ना, और उसके बाद आपका क्या था, 5d था। अब 5d आपका गैडोलिनियम में तो था, यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लेना, इसमें क्वेश्चन इसकी क्या मेरे को लगता है सबकी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 4f 5d लिखना नहीं है, 6s2 पूरा भर दोगे उसके, और आपका 4s है, 4f में आपको यहाँ पे काउंट करना है कि कितने रिमेनिंग रह गए, वही लिखोगे, ये आपका 11 आएगा, चाहे बेशक चेक कर लेना। 54 एंड 54 + 2 56 10 66 67, ठीक है। हॉल्मियम +3 स्टेट में कह रखा है, तो 2 यहाँ से जाएंगे और एक F से जाएगा, तो आ जाएगा 4f10, यानी कि यहाँ आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। मैं आपको बता दूं बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स वो बनाता है मोस्टली एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो आई होप पता लग गया आपको। ये एंड ये बेरियम एंड स्ट्रोंशियम तो वैसे ही काफी नीचे आते हैं, वो बेसिक मतलब एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी उनके नीचे वाले साइड जैसे आप बढ़ते जाओगे उनका आपको ऑलरेडी पता है कि वो सारे आपके जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। बेरिलियम आपका एक अलग सा बिहेवियर शो करता है, राइट। ये आपने जब पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, वहां पे भी और एस ब्लॉक में भी पढ़ रखा होगा, एनॉमलस बिहेवियर काइंड करके, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके वहां से आते हैं। तो बेरिलियम के ये 2 कंपाउंड्स आपके एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं, बेरियम और स्ट्रोंशियम वाले दोनों बेसिक इन नेचर हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस मच।
बड़ा सिंपल सा आंसर है, आर्गन 3d5। अब किसी को अगर आर्गन का पता हो कि एटॉमिक नंबर क्या है तो है ना, आई होप हीलियम, नियॉन, इसके नीचे आर्गन आता है, आपको पता होगा कि 18 है इसका, 18 + 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 3 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको भी प्लस कर दो, 18 और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 26, गॉट इट, 5 3 8 8 8 16 26, 26 एटॉमिक नंबर किसका है, आयरन का। सीधे आंसर आ गया, आयरन इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे भी यार एटॉमिक नंबर सबका आई होप आपको पता ही होगा, मतलब अगर नहीं भी पता है, सपोज करो किसी बच्चे को रुथेनियम का नहीं पता, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं आपको बताती हूँ एक यस जो ये सीरीज है ना आपकी स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसको बेटा ये चीज मैं आपको कहने वाली थी कि इधर से भी याद करना और ऐसे भी याद करना। ऐसे कैसे का मतलब, जैसे सपोज करो आपने किया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, देन निकल, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये आपको याद है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन के नीचे आता है रुथेनियम, उसके नीचे ऑस्मियम, इसलिए मैंने कहा कि डाउनवर्ड्स भी आपको याद रखना है, जैसे मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम, ठीक है, उसके नीचे रेनियम, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सो दैट्स वाई ये अगर याद होगा तो तुरंत आपको स्ट्राइक करेगा, अच्छा क्या हो सकता है क्या नहीं। अब जैसे यहाँ रुथेनियम का एटॉमिक नंबर 44 है, ये पहले तो सारे आपको पहले वाली रो के ही हैं, ये 25 है, ये आपका 27 है, सो एटॉमिक नंबर्स का डाउट मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में एग्जाम में, एटॉमिक नंबर, उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, और उसके आसपास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये तो सारी टिप्स पे होनी चाहिए पीरियोडिसिटी को कवर अप करने के लिए। और इससे क्वेश्चन श्योर शॉट आता है और काफी क्वेश्चंस आते हैं, काफी मार्क्स इससे आपके बन सकते हैं। सो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन कवर अप करना, जितने क्वेश्चन यहाँ मैंने करवाए वो काफी हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैग्नीज, आर्सेनिक, अच्छा ये आपका जो सॉल्ट एनालिसिस नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस में आपके जो ये ग्रुप्स हैं वो कहे हुए हैं कि इनके साथ, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वाली वीडियो करवाई थी उसमें भी बताया था, ठीक है, प्रैक्टिकल वाली वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे बेसिकली, वहां पे मैंने आपको बता रखा था एसिड बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से हैं, कौन से किस ग्रुप में लाइक करते हैं, रीएजेंट क्या है, ये उस पे बेस्ड है बेटा। तो ये पीरियोडिसिटी में आ गया ये क्वेश्चन, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट अदरवाइज ये सॉल्ट एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, तो चलो कवर अप कर लेते हैं जब आ गया है तो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मैग्नीज +2 ये है आर्सेनिक, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज, अगर मैं आपसे कहूं, मैग्नीज आपका ग्रुप 4th का होता है, ठीक है, एंड आर्सेनिक का हमें डाउट, सपोज करो किसी बच्चे को आर्सेनिक का नहीं पता होगा, बट आई होप आप लोगों को कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीज का आइडिया होगा, ठीक है। उसका कारण क्या है कि कॉपर वाला बच्चे ने बहुत बार पढ़ा होता है, सो कॉपर का आप चेक कर सकते हो, कॉपर का है आपका ग्रुप 2nd होता है, ठीक है, सो या तो 2nd A या 2nd B, और एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम D आपका हमेशा 3rd होता है, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम आपका हमेशा 3rd होता है, ये तो ध्यान है, तो D का 3rd अगर आप देखें, सॉरी ये ग्रुप 3rd होता है, तो एल्यूमिनियम का ग्रुप 3rd यानी D का फर्स्ट आप चेक करो इसमें किसमें है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। लेकिन हमने अभी भी कहा ना कॉपर का आपका 2nd और 3rd ऑप्शन दे रखा है, 4th तो होता नहीं है कॉपर का 2nd ग्रुप होता है, तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। मैग्नीज अब आपको अगर क्लियर हो जाए तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीज 4th ग्रुप है, आर्सेनिक बच्चों ने कम पढ़ा होता है, आर्सेनिक 2nd ग्रुप का होता है, तो कंप्लीटली आंसर अगर आप मैच करोगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ऐसा था कि अगर जिस बच्चे को पता है वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी एसिड बेस्ड रेडिकल्स किसके कौन से ग्रुप हैं, और रिएजेंट्स, ग्रुप रिएजेंट्स हम कहते हैं वो क्या है, और ये मतलब सुपरफिशियली सा एक बार देख लेना। वैसे तो ये टॉपिक आप ओवरऑल नहीं करने वाले हो जैसे हमने स्ट्रेटेजी जब बनाई थी, बट एटलीस्ट इतना देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EU+2, EU क्या है वो बताते हैं। इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको बतानी है उसकी, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, कैसे है, वो बताना है आपको, ठीक है। एक चीज और, यहाँ साइड में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से चेक कर लेना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए आप पूछ लेना कि मैम इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है या समझ नहीं आया, व्हाटएवर जो भी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कहीं भी आपको जो डाउट है, क्योंकि एफर्ट्स आप लोगों के लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपके डाउट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं एग्जाम में, वही प्रॉब्लम आपको फिर से आया, मैं ऐसा नहीं चाहती, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
EU+2, ठीक है। EU आपका यूरोपियम अगर आपने पढ़ रखा होगा, EU आपको +2 स्टेट में फिर से आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। पहले तो आप सिंपल लिखो, जैसे आप लिखते हो 54 हो गया, 4F7 6S2, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आपको लिखना है +2 स्टेट में, ठीक है। +2 स्टेट में आपका 4F7 आ जाएगा ओनली, ठीक है। ये आपकी +2 स्टेट में हो गई, गॉट इट। अब उसने पूछा क्या था, +2 स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अरे तो बड़ा सिंपल आंसर था, सी इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, आप देख सकते हो मैक्सिमम अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आए हैं। अब आया अगला असर्शन रीजन का, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कुछ आपको नजर आ रहा होगा। फिर से आगे ना ट्रेंड, मैंने आपसे कहा था ट्रेंड्स जरूर करना, ठीक है। ट्रेंड्स में आपको पता होना चाहिए अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, क्या चीज कैसे चेंज हो रही है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में पूरा बता दूंगी। इसको क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटालिक कैरेक्टर घटता है, यस। इधर वाले आपके जो, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, इधर वाले आपके बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मेटालिक इन नेचर होते हैं। इधर वाले आपके एसिडिक होते हैं एंड वो नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। तो आपका पहले वाला जो सेंटेंस है वो असर्शन यानी कि करेक्ट है। आगे, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ती है अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, है ना। एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये गलत है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। तो यहाँ पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज होना चाहिए, तो इट मींस रीजन रॉन्ग है, ठीक है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आ जाएगा बी, ठीक। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर होता तो दोनों करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following lanthanides exhibit +2 oxidation state with diamagnetic nature। अब यहाँ देखो, एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, दूसरा डायमैग्नेटिक नेचर, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबके यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, ठीक। एंड सबको आप +2 स्टेट में लिख सकते हो। अगर आप सबकी +2 स्टेट में लिखोगे तो मैं आपको पहले एक बारी ना ये लिखवा ही देती हूँ, आई मीन नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसका रीजन है कि आप लोग अगर Nd+2, इसका Nd का कितना है 60 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उससे अगला हम लिखेंगे ये टेर्बियम +2 स्टेट में 70 है, और लैंथनम, ठीक है, +2 स्टेट में 57, और उसके अलावा आपका कौन सा है, सीरियम, सीरियम +2 स्टेट में 58। एटॉमिक नंबर लिख लिया, +2 स्टेट्स लिख ली। अब पहले आप जनरल वाली चीजें लिख सकते हो, उसके बाद उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरी वाली लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, नियोडायमियम, यूटेरबियम, लैंथनम एंड सीरियम। आई होप आपको नाम पता होंगे, नाम पता होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। सो 60 आपका 60 यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है। 4F4, मैं लास्ट वाली खाली लिख रही हूँ, 4F4 6S2, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल वाली आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या बन जाएगा, 4F4 6S आपका 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये भी हम बाद में देखते हैं कि आपके कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ नहीं है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। फिर ये टेर्बियम में आपका आता है 4F14 6S2, यहाँ क्या रह गया, 4F14 6S0, ठीक है, 4F14 6S0। फिर लैंथनम में आपका 4F तो होता नहीं है, 5D1 6S2, सो यहाँ पर आ जाएगा 5D1 6S, आपका ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। सीरियम, सीरियम में आपका होता है 4F1, जितने भी एक्सेप्शन है ना वो जरूर कर लेना, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 4F1 5D1 6S2, तो क्या रह जाएगा 4F1 एंड 5D1 6S2 आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली जो है आपकी, इनको आपको कंसीडर करना है, ये आपकी +2 स्टेट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है कहाँ नहीं है, यहाँ अनपेयर्ड है, यहाँ नहीं है अनपेयर्ड, यहाँ भी अनपेयर्ड है, यहाँ भी अनपेयर्ड है। उसने पूछा था डायमैग्नेटिक नेचर, तो ये टेर्बियम में आपका डायमैग्नेटिक नेचर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना सारे, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव मोस्ट ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ये तो एक्चुअली यार अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ही आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये है, ये आपके प्लूटोनियम को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है PuF6 में, ठीक है। तो इसीलिए आपका कंप्लीटली वो रिमूव हो जाता है PuF6, इसी वजह से ये मतलब कन्वर्ट कर देता है, दैट्स व्हाई ऑक्सीडाइज कर देता है बेसिकली। प्लूटोनियम से PuF6 ये ऑक्सीडाइज कर देता है, तो दैट्स व्हाई आपका प्लूटोनियम रिमूव हो जा रहा है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है O2F2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नहीं हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस। अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले चेक कर लेना कि कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये आपको आता होगा। ठीक है, चेक कर लो जरा। फॉस्फोरस का आपका 15 है ना, एटॉमिक नंबर 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सब में 18 होंगे, चेक कर लेना बेशक। 16 और 2 8, मैं लिख देती हूँ, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ ना आ रहा हो कि एक्चुअली मैम क्या करवा रहे हैं। S2 नेगेटिव, देन कैल्शियम +2। वैसे तो मैं आपको ये कहूँगी कि सारी चीज़ें ऐसी हैं कि टिप्स पे होनी चाहिए। 15 + 3 18, 16 + 2 18। मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ बेटा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, कैल्शियम 20 - 2 18, 19 - 2 सॉरी 19 - 1 18 और 17 + 1 18। तो ये हैं जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एक कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन का नंबर होगा, चार्ज होगा, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा। सपोज करो 18 इलेक्ट्रॉन सब में है, एक का न्यूक्लियर चार्ज है 20, एक का न्यूक्लियर चार्ज है 17। ठीक है, तो 20 वाला 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है, और दूसरा है 17 वाला इलेक्ट्रॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है पावर कहाँ ज्यादा लग रही है, जहां 20 वाला है। तो जहां ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा उसका एटॉमिक रेडियाई ऑब्वियसली छोटा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपने ये ध्यान रखना है, मोर न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर रेडियाई। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझ लो। जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा उसके पास पावर आ गई है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखे, उतने ही लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब वो अपनी तरफ खींच के रखेगा तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसमें किसका है? कैल्शियम, यानी कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होगा। दे रखा है कहीं पे, ये रहा। ठीक है, सो मतलब बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, सिंपली अगर आप देखो पहले वाला ही आंसर आ गया। इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम 15 16 17 18 18 नहीं सॉरी 19 20। ठीक है, तो इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाले भी, इनको भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 13th क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताने वाली थी थोड़ी देर पहले, मैं आपसे भी कह रही थी। आई हैव रिटन, यस यस, हम कर रहे थे ना, ये ट्रेंड्स की बात कर रहे थे। तो मैं ट्रेंड्स आपको यहाँ जगह में एक बार बताना चाह रही हूँ कि ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, और ये अपने दिमाग में रख लेना। ये है आपका अलोंग द पीरियड, ठीक है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये है डाउन द ग्रुप, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, फाइन। अब हमें सबसे पहले हम करते हैं मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर आपका जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे डिक्रीज होगा, और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट ग्रुप में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेटालिक करेक्टर, मेटालिक नेचर, इंक्रीज। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में आपको इसलिए लिखवा दे रही हूँ कि रिवीजन में आपको हेल्प हो जाएगी। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो आई होप आपको ध्यान ही रहेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ना, NOF फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो आपको आई होप ध्यान रह जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इंक्रीज होती है और यहाँ क्या होती है? डिक्रीज। नीचे जाते जाते फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जब आप जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जा रही है। एटॉमिक रेडियस इधर क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। इसका उल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को तो अलग ही रखो क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव होने लग जाता है, मतलब वैल्यू मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव की बात आती है इस करके। बाकी ये वाले बाकी सारे जितने हैं वो अच्छे से ध्यान रख लो माइंड में, किधर मेटल्स हैं आपके, कहाँ आपके मेटल्स, आपके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक इन नेचर है, जो एम्फोटेरिक आपके हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं वो कौन से हैं? जो बीच वाले हैं, थोड़े मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा, मतलब है ना, एल्यूमिनियम जैसे जो आपके हैं।
लेस मतलब ना ज़्यादा पूरे मेटालिक है ना, ऑब्वियसली मेटालिक हैं बट उनका एक आप ये कह सकते हो एम्फोटेरिक इन नेचर है, वो तो ऑक्साइड्स उनके एम्फोटेरिक होते हैं, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट था जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि बताऊंगी, एंड हम लोग कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, राइट, 13 क्वेश्चन। चलो, तो 13 क्वेश्चन में अब हम शुरुआत करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एल्कली मेटल ब्रोमाइड्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको आपने ध्यान होगा ऐसे लिखते हो आप, है ना। एल्कली मेटल ब्रोमाइड्स के लिए बिकम लेस नेगेटिव ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। अब इसके लिए ये पता होना चाहिए कि आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या चीज होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब आप जिन दो चीजों को कंबाइन करवा रहे हो, वो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, जो 1 मोल आप जिस भी कंपाउंड को बना रहे हो उसका 1 मोल बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंड तो ये आपका नेगेटिव होता जा रहा है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। चलो अच्छा, आगे एक बार मैं एक बार चाह रहा हूँ आपके सेंटेंसेस जो है पढ़ लेना चाह रही हूँ। उसका रीजन ये है कि इसमें कुछ कुछ चीजें आपकी लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब पता होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका लैटिस एंथैल्पी, जस्ट अ मिनट, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे बेस्ड है। तो आपका अगर आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लैटिस एंथैल्पी, तभी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी इन कंपैरिजन टू लैटिस एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है, वरना नहीं होती है, लेस सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी आपका सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो दो ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा है आपका सॉल्युबिलिटी का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले तो कि उसने बोला था करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से कौन सा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एल्कली मेटल ब्रोमाइड्स की लेस नेगेटिव नहीं होगी डिसेंडिंग द ग्रुप, इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है, मोर नेगेटिव। नीचे जाते जाते आपके जो कंपाउंड है वो और आसानी से बनते हैं, एल्कली मेटल के ब्रोमाइड्स, तो वो आपका मोर नेगेटिव है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सो ये आपका गलत सेंटेंस हो गया, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI इन वाटर इज ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं लैटिस एंथैल्पी आपका, लैटिस एंथैल्पी पता क्या होता है कि आपका जो लैटिस है ना, जिस भी आप चीज की बात कर रहे हो, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको, उस लैटिस को बनाने में आपकी जो एनर्जी है वो कितनी लग रही है, फाइन। सो इसको आपको इन शॉर्ट अगर बिल्कुल आसान सी टर्म्स में समझना चाहो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जस्ट अ मिनट मैं लिख ही देती हूँ, है ना, लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि बहुत बच्चों को आई होप इसमें कहीं डाउट ना हो, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होती है, ये ध्यान रखना। ये वही आगे फिर से बात, बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर बच्चे के क्लियर है तो ऑब्वियसली हेल्प मिलती है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, लैटिस को तोड़ने में, जो लैटिस बना हुआ है उस लैटिस को तोड़ने में जो आपकी एनर्जी जरूरत पड़ रही है, वो आपकी एक तरह से आप कह सकते हो कि लैटिस एनर्जी है, ठीक है। अब हो गई एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इसमें अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, अगर साइज ऑफ कैटायन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी घटेगी। उसका कारण क्या है भाई, साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड आपके ये डिक्रीज होना चाहिए, बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, आसानी से टूट सकेंगे अगर साइज बड़ा हो रहा हो। तो जब आपके बॉन्ड आसानी से टूटेंगे आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दूसरा चीज ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। दूसरा चीज आपका व्हेन लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है, अगर लैटिस एंथैल्पी घटती है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका लेस नेगेटिव हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर लैटिस एंथैल्पी घटेगी तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो गॉट इट। अब हम यहाँ पे करेंगे ये आपका जो रीजन था ना CSI वाला, लो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे आपकी हाई लैटिस एंथैल्पी के कारण नहीं है, यहाँ पे इसकी लैटिस एंथैल्पी कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी जो है वो लेस होती है, ये एक कारण है, ठीक है, ड्यू टू विच आपका ये लेस सॉल्युबल है। तो CSI में आपकी लेस मतलब सॉरी लैटिस एंथैल्पी आपकी जो है वो कम होती है, बट हाइड्रेशन, दोनों चीज कम है, लैटिस एंथैल्पी भी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी, बट जो रीजन है लो सॉल्युबिलिटी का, दैट इज लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी को मैं HE लिख दूं, या डेल्टा H करके भी करके भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभार, डेल्टा H हाइड्रेशन, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है अमंग द एल्कली मेटल हैलाइड्स LiF इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये सही है सेंटेंस, ठीक है। LiF आपका
सबसे कम सॉल्युबल होता है एल्कली मेटल हैलाइड्स में से पानी में। उसका रीजन आपका इसकी जो वैल्यू है, अच्छा ये लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, LIF की ही बात है। LIF हैज लीस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लीस्ट नेगेटिव नहीं, इसकी मोस्ट नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है अमंग द एल्कली मेटल फ्लोराइड्स, ठीक है। अगर आपका ये देखो, क्योंकि आपका मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे कब होगा, जब लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर आपका जो नेगेटिव मतलब आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना मोस्ट नेगेटिव है LIF की, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, आसानी से बन पाता है। तो मोस्ट नेगेटिव अगर होगी यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से अगर आप देखोगे तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है मतलब अगर किसी की बहुत ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी है, उस लैटिस को तोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पे सी सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, लीस्ट सॉल्युबल होता है आपका एल्कली मेटल फ्लोराइड हैलाइड्स में LIF आपका। तो ये जो आपके फ्लोराइड्स वाले जो ट्रेंड्स है ना, ये ट्रेंड्स तो देखो आपको बेटा सारे करने पड़ेंगे, चाहे आपका S ब्लॉक का है चाहे आपका P ब्लॉक का है, इस तरह के जितने ट्रेंड्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, गॉट इट। सो ये उसी पे बेस्ड था थोड़ा आपका, तो आई होप कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, रिवाइज हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the following molecules strongest back donation of an electron pair from halide to boron is expected। जो आपकी बैक बॉन्डिंग होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग की, ठीक है। बैक बॉन्डिंग आपकी कभी भी तब ज्यादा अच्छी होती है अगर साइज आपके साइज ऑफ ऑर्बिटल्स कंपेरेबल होंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इज कंपेरेबल, ठीक है। तो देखते हैं हम, ये देखो यहाँ पे B और Cl, B और F, B और Br, B और I, ये तो जैसे जैसे आप देख सकते हो ये मिनट Cl, Br और I इनमें आपके साइज कंपेरेबल नहीं होंगे, है ना, सेम आपके पीरियड के नहीं है। B और F में आपका जो साइज है p ऑर्बिटल्स का वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बैक डोनेशन सबसे अच्छी होगी। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चैल्कोजेन ग्रुप एलिमेंट्स, चैल्कोजेंस आपके होते हैं ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग मतलब ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 16 मतलब OC टिप्पो, OS ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलेरियम टेल्यूरियम सॉरी एंड पोलोनियम, ठीक है। OC टिप्पो आपने शॉर्ट फॉर्म याद कर रखा होगा, एंड ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, इसमें आपका SETEPO ये वाला आपका आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन, बाकी और गड़बड़ गड़बड़ दे रखा है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, assertion reason, barium carbonate is insoluble in water and is highly stable, okay। thermal stability of the carbonates increase with increasing cationic size। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आपके मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हुए ना, बेरियम आपका उसमें आता है, इनसॉल्युबल इन वाटर कार्बोनेट्स बनाते हैं ये, ठीक है, एंड स्टेबल भी ये काफी होता है। तो पहला सेंटेंस आपका सही है, सेशन सही है। थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स की इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज के साथ, एक्चुअली ये चीज आई होप आपने, देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ एक बार आपको, जस्ट अ मिनट। अगर हम इसका आंसर क्या है, दोनों ही करेक्ट है सेंटेंसेस और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट बैठेगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस आपके सही है ना और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बेरियम कार्बोनेट आपका मैं आपको बता दूं, ऑन मूविंग डाउन साइज क्या हो रहा है आपका, हम डाउनवर्ड्स की बात करते हैं ना, ऑन मूविंग डाउन नीचे जाते जाते टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज अगर हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी कार्बोनेट की इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ये इंक्रीज होगी जब आप नीचे जा रहे हो। सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट्स की आपकी डिक्रीज होती है जब, मतलब इन जनरल अगर मैं आपसे कहूँ ना कि सॉल्युबिलिटी की बात करें और थर्मल स्टेबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है जब आपका साइज बढ़ता है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है इसकी कार्बोनेट्स की। जो भी मेटल है वो आपका कार्बोनेट बना रहे, ये वाले तो आपको M2CO3 इसी फॉर्म में बनाते हैं ना मोस्टली, M2 नहीं सॉरी MCO3, क्योंकि आपका जैसे बेरियम कार्बोनेट है BaCO3, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीशियम है MgCO3। तो ये आपके सेकंड वाली जो ग्रुप है उस फैमिली में आपका साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसी वजह से आपका वो थर्मली अगर स्टेबल होता जा रहा है तो हाईली आपका स्टेबल है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप इसको देख के कहोगे कि रीजन इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हाँ मैं मान सकती हूँ कि इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन हाईली स्टेबल दूसरा पार्ट दिया हुआ था, हाईली स्टेबल का रीजन आपका ये दे रखा है कि थर्मल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है।
तो इस वजह से असर्शन रीजन में आपको हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंसेस तो दोनों सही थे, हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर वाला इनसॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी आपकी घटती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी किसकी, कार्बोनेट्स की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेज एज साइज इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखी है वो हाईली स्टेबल के करस्पॉन्डिंग दे रखी है, तो इस वजह से ये आपका दोनों ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। रीजन जो आपने दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है असर्शन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसमें ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब IE1, ठीक है। एटॉमिक साइज के साथ आपको कोरिलेट करना है, स्मॉलर एटॉमिक साइज लार्जर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, सल्फर है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है। ये 12 एटॉमिक नंबर, ये 16, 13, 15, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लो, MgAl फास्फोरस सल्फर, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका होना क्या चाहिए कि भाई सिंबल सीधे ट्रेंड आ जाना चाहिए फास्फोरस और सल्फर वाला, मतलब सल्फर का आपका साइज सबसे छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आपको आई होप जो आपने एक्सेप्शंस पढ़ रखा है कि अगर आप S में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू P। और दूसरा, अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जो कि आपको पता है ग्रुप 15 में होता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो भी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर मैं कहूँ कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना होगा उसके अकॉर्डिंग, तो वहां से आपको डिसाइड करना है कि मुझे फास्फोरस एंड सल्फर में से क्या हो जाएगा भाई, ये इधर और ये इधर, क्योंकि फास्फोरस में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम की ज्यादा, एल्यूमिनियम की कम, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में S में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका ट्रेंड बनता है, सबसे ज्यादा जो आपकी आएगी P, फिर S, PS किस में है, PS हो गया इन दोनों में, है ना। एंड उसके बाद पहले आपका मैग्नीशियम आएगा फिर एल्यूमिनियम। सो आई होप C इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ आपको किस में से निकालना है, मैंने आपको बता दिया S में से निकालना है, 3S में से, ठीक है। दूसरा एल्यूमिनियम में आपका 3P आ जाता है, 3P1, तो वो तो बल्कि पहला इलेक्ट्रॉन जब आपका निकलेगा तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल रही है तो आसानी से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, वहां वैल्यू आपकी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। पीरियोडिसिटी जो आपने चैप्टर पढ़ रखा था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, उस पे बेस्ड है ये, ठीक। ये हो गया आपका 17th क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, आयनिक रेडियाई ऑफ F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव ये दे रखा है, एंड व्हाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ N इज 0.74 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव। पहली बार कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको ये डाउट हो जाएगा कि यार हमें तो वैल्यू ही नहीं पता, बट अगर कोई ध्यान दे, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना। 9 + 1 10, 8 + 2 10 और 7 + 3 10, गॉट इट। 10 इलेक्ट्रॉन सब में है, किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसका। तो एटॉमिक नंबर अगर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स तो सब में 10 ही है, तो यानी इसका साइज सबसे छोटा होगा, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड ये, उसने क्या पूछा हुआ था, करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नाइट्रा N3 नेगेटिव के लिए इट इज स्मॉलर देन F नेगेटिव एंड देन N, इट इज स्मॉलर देन F नेगेटिव एंड N, भाई ये तो गलत है, ठीक है। इट इज बिगर देन O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, हाँ दोनों से ज्यादा, ये तो सही है। फिर बिगर देन F नेगेटिव एंड N बट स्मॉलर देन O2 नेगेटिव, स्मॉलर तो है ही नहीं, बिगर देन दैट ऑफ N, स्मॉलर देन O2 एंड F, बाकी सारे गलत हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आ गया। तो अगर किसी को पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्या ट्रेंड है तो आप इजिली बता सकते हो, ठीक है। 18th का भी हो गया। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का थोड़ी देर पहले अभी बताया था तो याद होगा। एटॉमिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक मतलब रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज का जो कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताया था। तो आई होप अब आपको वो चीज़ क्लियर होगी, हमने कई क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया इसी का, तो यहाँ पे है आपका, चलो मैं लिख देती हूँ, K + 19 - 1 यानी कि 18, ओके, Na प्लस क्या होगा, Na प्लस है आपका 11 - 1 10,
यानी ये तो हमें पता लग रहा है कि भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। चलो बट बाकी भी तो हो सकती है ना, अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि सारी हैं, तो आपको निकालना तो पड़ेगा ना। 13 माइनस 3 10 आ गई ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 12 माइनस 2 10, तो यानी ये 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वो अलग है। अब इसमें आइसोइलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से भाई आपको निकालना है, रेडियस की बात की गई है, ठीक है। तो जब जो आप डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो आपको पता है ये आपका एक ही पीरियड के हैं, ये अलग से पीरियड। सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा फिर? पोटेशियम का। ये तो देखते ही यहाँ पता लग रहा है, वैसे तो सी आंसर है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो 3 रहेगा, इसमें सबसे एटॉमिक साइज छोटा किसका है? एल्यूमिनियम का। एटॉमिक साइज यानी इसका आप ये कह सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं 10, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। ये देखो इसका ट्रेंड यहाँ पे दे रखा था, के आपका सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखो इसमें मिक्स करके दिया था, 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थी, चौथा बिल्कुल ही अलग दे रखा था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ। अब ये तो देखो बेटा, मैं आपको बताऊं ना, इसमें जितने भी ये अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सबकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप चेक कर पाओगे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तभी आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। गॉट इट। अब आपको पता है कॉपर +2 तो है ही, कॉपर +2 वाले में आप अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चेक कर सकते हो इसको, कॉपर +2 वाला अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या आती है? जब आप लिखते हो तो आपको क्या आता है? 3d10 4s1, है ना, यही आती है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकले 3d9, यस, ये तो आपका यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और कलर दोनों होगा। फिर क्रोमियम, क्रोमियम में +3, क्रोमियम का आपका ये होता है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ से गए, 2 इसमें से चले जाएंगे, तो 3d3, ये भी आपका कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होगा। एंड स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो क्या होता है? 4s2 तक ना 20 होता है, ठीक है। और उसके बाद 3d1 होता है, 4s2 3d1। कई बार आप जल्दबाजी में जब लिखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप गलत तो नहीं लिख रहे, कहीं बच्चों को गलत ना पढ़ा दो। तो 4s2 3d1, राइट, ये 20 तक होगा एंड ये 21 आपका पहला डी इलेक्ट्रॉन जो आपका एंटर किया। तो अब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो यहाँ से निकलेगा, सो 4s1 3d1। तो ये भी आपका, अब इसमें बच्चे यहाँ गड़बड़ी क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और ये सोचते हैं जल्दबाजी में कि 4s2 तो यार मतलब डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मेक श्योर कि आपको ध्यान रहे कि 4s से आपका इलेक्ट्रॉन निकलना है, इसीलिए इसको ना इस वजह से ऐसे ही लिखा जाता है। कई बार बच्चों टीचर ऐसे ही सिखाते हैं, बेटा इसको ऐसे ही लिखो ताकि बच्चे को याद रहे कि मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो वो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकलता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट बैठ रहा है, कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, इसमें तीनों आयंस हैं। आप बाकी भी चेक कर सकते हो, इसी तरह से एटॉमिक नंबर आपको सबके पता होने चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट, which one of the following statements for Mendeleev is incorrect? अच्छा, he authored the textbook Principles of Chemistry, correct है। At the time he proposed periodic table of elements, structure of atom was known। structure of atom उस टाइम बेटा नहीं था, इन्होंने शायद 1869 में किया है आई थिंक, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो 1911 के आसपास बाद में रदरफोर्ड के थ्रू जब वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था ना तब आया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, इनकरेक्ट पूछा था ना, यही इनकरेक्ट है, बाकी तो सब सही है। 101 मेंडलीवियम इन्हीं के नाम पे है और बैरोमीटर, एक्यूरेट बैरोमीटर इन्होंने डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। सो बी यहाँ आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जेड। एलिमेंट्स एक्स वाई जेड क्या होंगे? ओके, मैग्नीशियम है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के रिस्पॉन्ड में आपको पूछा गया है, ठीक है। सो अब मैं आपसे यहाँ पे अगर कहूँ कि एलिमेंट्स जो हम देखते हैं, एलिमेंट्स आपका मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, उसने बोला है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, मैग्नीशियम से आगे वाले कोई देखो, ठीक है, आपको एक्स वाई जेड बताने हैं। तो एक्स और वाई के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की कम है, मतलब एक्स और वाई मैग्नीशियम से ज़्यादा आते हैं सेम वाले उसमें ही। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो अच्छा ये तो चलो हो गया, एक सिंगल वाला प्राइस चेक कर लेते हैं, हायर देन दैट ऑफ जेड, जेड से ज़्यादा कब होगी? उससे पहले वाला जब होगा, सोडियम। तो ये तो यानी पहले वाले ऑप्शन गलत हो गई, इन तीनों में से अब हमें चूज करना है, ठीक है। इन तीनों में से अगर हम चूज करते हैं
तो यहाँ पे आर्गन और क्लोरीन है, ठीक है। आर्गन आपका हो गया 18 एंड क्लोरीन 17 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी मैग्नीशियम की कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्स एंड वाई। अब आर्गन की तो हो नहीं सकती, आपको पता पॉजिटिव वाली वैल्यू है उनकी, है ना, वो तो बिल्कुल ही हम डिफरेंट, अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना। और उसके अलावा क्लोरीन है। अच्छा पहले बाकी ऑप्शन चेक कर लो। लिथियम यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रॉस चेक आपको कैसे करना है। सोडियम तो यहाँ है ही, इस वाले स्टेप में देखो 2 में लिथियम है 1 में क्लोरीन है, तो पहले हम लिथियम करते हैं, उसके बाद इजिली कवर अप हो जाएगा। लिथियम का बेटा आपका मैं आपको बता दूं, लिथियम का अगर आपने कभी पढ़ रखा होगा तो डायगोनल रिलेशनशिप होता है विद मैग्नीशियम, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, ठीक है। सो इसका आपका जो आप ये कह सकते हो कि साइज है, एटॉमिक रेडियस है, ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे भी उतना उस तरह से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पे, और इनका क्या कहना है कि वाई वाला, ये वाई वाला एलिमेंट है होगा ना आपका लिथियम, कि मैग्नीशियम की वैल्यू आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दैट जो भी एलिमेंट है। तो लिथियम तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है ना, लिथियम और मैग्नीशियम तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसका मतलब ये वाली दोनों ऑप्शन भी आपकी कट गई। तो एक ही ऑप्शन रह गई आर्गन, क्लोरीन, सोडियम। यस, आर्गन और क्लोरीन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम आपका लेफ्ट साइड आता है पीरियड में, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होगी इन कंपैरिजन टू आर्गन एंड क्लोरीन, ठीक है। और वो अलग बात है कि आपकी जो मतलब नोबल गैसेज है उनकी आपकी जो वैल्यू है वो तो अलग से ही आती है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इसके अलावा क्लोरीन की भी ज़्यादा होगी, सोडियम की कम होगी, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सेट बैठ रहा है यहाँ पे। गॉट इट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। 24 एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? क्रोमियम। +2 से +6 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1 बनाता है, लेकिन उसने पूछा है कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 टू +6, ठीक है। 23rd का बी ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। पहली बात तो हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी किसकी सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्लोरीन की होती है। उसके बाद किसकी होती है ये मैं आपको बता दूं, इसमें ना कई बच्चों को मिथ रहता है, ठीक है, कि क्लोरीन की ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन की होनी चाहिए। मैं आप फ्लोरीन का आपका जो साइज है ना वो बहुत छोटा है, इसका रीजन भी पूछ लिया जाता है। रीजन क्या है? स्मॉल साइज, तो क्या होंगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे लेस नेगेटिव होती है इन कंपैरिजन टू आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है उसकी कंपैरिजन। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, CLFBRI, ठीक है। 24th का हो गया आपका बी ऑप्शन। देन उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। एंड आपको पूछा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी की, इसमें आपको वो बताना है कि पहला और मतलब दोनों एलिमेंट कौन से हैं। तो आप देख सकते हो Na, Mg और फ्लोरीन ये दे रखा है ना। Na और Mg को हम पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि ये आपका सेम उसमें आ रहा है, ठीक है। Na और Mg सेम पीरियड में है आपका, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, राइट। ओके, तो दोनों में से कम किसकी है? इसकी, तो ये सोडियम होना चाहिए। वैसे भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे बहुत गैप है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको पता है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है? नोबल गैस वाली, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ बैठता है Na एंड Mg। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज से जो आइडेंटिफाई करने होते हैं ना एलिमेंट्स, ये बहुत आसान होता है। एक बार वैल्यूज को देखा करो। इस पे बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि यार हमने तो कभी वैल्यू पढ़ी ही नहीं। वैल्यू पे नहीं ध्यान देना है, कंपैरेटिव आपको चेक करना है किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, कहाँ आपका गैप ज्यादा आ रहा है। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम में क्या बन जाएगा आपकी? इसकी नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ना, नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो यानी दूसरी वाली वैल्यू का जंप देखो, 495 से सीधे 4000 पे पहुंच गया। यहाँ पे उतना जंप नहीं है, यहाँ पे तीसरे वाले में जंप आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाली आ जाएगी, तब ज्यादा होगा गैप, ठीक है। सो इस तरह से आपको चेक करना आना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट आंसर मैंने बता दिया था, यस, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई जेड विद एटॉमिक नंबर 33, 53, 83। 33, 53, 83। अब देखो यहाँ भी तरीका बताती हूँ मैं। 33 आई होप आपको पता होगा 30 जिंक है, 31, 32, 33। तो यहाँ पे आपका ये इधर आपका पीरियोडिक टेबल में इधर कहीं आ रहा है ना। सो यानी ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स आपका क्या हो गया जी? एक तरह से
आप नॉन मेटल भी मान सकते हो, लेकिन अगर आपको ध्यान हो जिंक के बाद 30 है ना, उसके बाद के आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे आपको ध्यान है बोरोन, एल्यूमिनियम और यहाँ पे जी गैलियम आता है, ठीक है। ये 13 का है, ये आपका 12 था ना, 13, 14, 15, ये मैं लिख देती हूँ so दैट आपको आइडिया हो जाए। तो ठीक है, ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, यहाँ जर्मेनियम, ओके, एंड देन यहाँ आर्सेनिक, ठीक। सो 33 आपका टेक्निकली यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्सेनिक, क्लियर हो गया। उसके बाद 54 आपको पता ही है जिनॉन है, तो 54 अगर जिनॉन है तो 53 उसके पहले जस्ट ये आपका क्या है, हेलोजन है। तो हेलोजन आपका नॉन मेटल है। वाई नॉन मेटल कहाँ दे रखा है, जरा चेक करो पहले तो, इसमें एक्स आपका मेटलॉइड हो गया, वाई नॉन मेटल, जेड आपका मेटल है, ये आप चेक कर सकते हो एक बारी, अगर आप देखो 86 आपका यहाँ आएगा, 83, मतलब जस्ट ध्यान दो एक बारी कि आपका मेटलॉइड आ सकता है आंसर, नॉन मेटल्स आ सकता है, कैसे आ सकता है, उसके हिसाब से आपको आंसर चेक करना है, ठीक है। तो आर्सेनिक ये हो गया 33, ठीक है। तो मैं एक बारी जस्ट मिनट, ये तो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, एटॉमिक नंबर आपका आर्सेनिक, 53 आपका होता है आयोडीन, ठीक है, और 83 आपका होता है बिस्मथ, ठीक। तो बिस्मथ आपका क्या है, मेटल। अब यहाँ पे बच्चा सोच सकता है तो इधर वाले में आ रहा था 86 यहाँ था, तो नॉन मेटल होना चाहिए, बट नीचे जाते जाते आपका मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है, तो अगर आपको ध्यान हो बिस्मथ मेटल की तरह बिहेव करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 26 सी ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट 27 में ओके, बी के आपका बर्केलेनियम है और ये नेप्टूनियम है, अगेन ये आपका साइज की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए भाई, इसका 97 है एटॉमिक नंबर, इसका 93 है एटॉमिक नंबर, मैंने बता दिया, ठीक है। साइज इसका कम रहेगा इन कंपैरिजन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसका आपका 97 और ये 93, ठीक है। सो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अबव इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिनॉइड होगा वैसे भी, क्योंकि ये आपके एक्टिनाइड्स हैं, तो रीजन गलत हो गया और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो यस, बट करेक्ट एक्चुअली एक्सप्लेनेशन तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, एक्टिनॉइड आपका तो क्योंकि गलती हो गया, सो हमें सीधे लिखना क्या चाहिए, अगर ट्रू होता तब हम बात करते हैं ना, तो सीधे आपका आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 का सी आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, अगर आपको ध्यान हो फ्लोरीन, क्लोरीन वाले में नीचे जाते जाते क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाएगी, बस ये एक्सेप्शन था ना, उसके बाद तो आपका ब्रोमीन, आयोडीन तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेस नेगेटिव होती जाएगी का मतलब क्या है, हर ग्रुप में आपका यही होगा, नीचे जाते जाते वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी, जस्ट अ मिनट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ठीक है। सो हाँ, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका गेन करने की क्षमता है, आप इस पे भी देखो ना, ये आपका ग्रुप 16 है और ये आपका ग्रुप 17 था, ठीक है। सो स्मॉल साइज होने के कारण आपका ऑक्सीजन का जो मतलब आप जो कहते हैं ना, वो आपका अलग से डिफरेंट आपका आएगा, जाहिर सी बात है, जो आपका आंसर है कंपैरेटिवली बाकियों से वो चेंज आएगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे अलग आया। उसके अलावा जो ट्रेंड होगा वो तो यही होगा कि लेस लीस्ट नेगेटिव इसकी, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बैठ रही है, बी। दोबारा बता दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाते जाते क्या हो रही है, लेस नेगेटिव होती जाएगी, तो यानी टेलिरियम की सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू मानी जाएगी, फिर एस ई, फिर एस आना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये अलग से शो किया गया है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। फिर से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज आ गई, दो तो आपकी 8-8 वाली रेंज में है, ये 1-1000 वाली रेंज में है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चेक करो, ठीक, डी का फर्स्ट, एक तो इसमें दे रखा है ना, पहले इसको चेक कर लेते हैं, डी का फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये वाला, अगर हम देखें ध्यान से तो
ये क्या है आपका 4, ये है आपका 5, ये बिल्कुल आसपास वाले ही है ना, एटॉमिक नंबर आपको पता ही है। तो यानी कि आपका 4 और 5 में से एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, पी में से आसानी से निकलेगा। और ये आपका दूसरे पीरियड के हैं, है ना, ये सेम पीरियड के थे। तो इनमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों में से कम किसकी होगी, इस वाले की। तो डी का फर्स्ट आ जाएगा कम वाली वैल्यूज में। डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में था, तो यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया, बट फिर भी बाद में हम चेक कर लेते हैं। सी, ए का यहाँ पे सेकंड है, हाँ जी, ए का सेकंड है। अब इन दोनों में अगर आपको कंपैरिजन करना होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा वाली होगी, सी का फोर्थ। ठीक है, सी का फोर्थ। इस तरह से आपको कंपेयर करके निकालना है। तो कभी भी आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, कंपैरिजन करना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये ध्यान में रखते हुए कौन सा एटॉमिक नंबर कहाँ पे है, कौन सा एलिमेंट कहाँ से है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक आपका जो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है कम है, उसकी हेल्प से। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, तो ये आई होप आप लोगों ने पहले भी कर रखा होगा। फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन का आपकी वैल्यू जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम आती है, अगेन दैट सेम साइज, वो आसानी से टूट जाता है, मतलब आपका रिपल्शंस काफी होती हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की फिर आएगी। ठीक है, उसका कारण क्या था, स्मॉल साइज, ये रीजन भी जरूर याद रखना। रिपल्शन ज्यादा होती हैं, आसानी से उनमें गैप ज्यादा रहता है। ठीक है, तो और तो ऐसे मुझे कुछ आपको बताना नहीं था कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट 31, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। एक्चुअली मैंने आप लोगों ने ना कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं कि जहां जहां मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो कई बार क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते आपको ध्यान नहीं रहता कि अरे ये पॉइंट्स भी बताने थे। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पॉइंट्स इस टाइम मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं सब आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। अब ये तो बेटा डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल मतलब अच्छे से लिखा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपका किस पे डिपेंड करता है, साइज। उसका मतलब है जितना साइज छोटा उतनी ज्यादा डेंसिटी। साइज छोटा सबसे कम किसका है यहाँ पे, जिंक का। राइट, तो हमें उस हिसाब से हमें ये सोचना चाहिए था कि भाई जिंक का मतलब साइज साइज सबसे छोटा है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा उसी की होगी। लेकिन एक आपका जो मतलब एक्सेप्शन कह सकते हो आप, या अगर आप एनसीईआरटी की वैल्यू चेक करोगे तो वहां आपको पता लगेगा जिंक की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि उसका आपका मास भी तो फर्क पड़ रहा है ना ओवरऑल। जब आप चेक करोगे तो ये यहाँ पे आपका ये ट्रेंड बैठेगा, बाकी सारे ट्रेंड सेम ही है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये चीज आपको अगर आपने एनसीईआरटी में चेक कर रखा होगा, मतलब एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी होगी, तो ही आपको आइडिया लगेगा। तो जिंक का आपका मतलब मास एंड वॉल्यूम दोनों को जो आप कंपेयर करोगे, वैल्यू भी आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी में ना पूरी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो जिंक सबसे कम आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एसपी, एसआई करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये आया है, आई होप ये आप आसानी से कर पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है ए, एल्यूमिनियम। इसमें आपका सिर्फ सिलिकॉन इंक्रीज मतलब इंक्लूड हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था सल्फर और फास्फोरस का आयनाइजेशन एंथैल्पी अपोजिट हो जाती है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, याद है, ऐसे में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसे मैग्नीशियम की ज्यादा है, एक्जैक्टली हाफ फील्ड है इसलिए फास्फोरस की ज्यादा है। तो सेम वही रीजन है यहाँ पे भी। इस तरह के क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वहां मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं रिपीट करवाऊंगी, आई होप, या मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप वो क्वेश्चन अब इजीली कर पाएंगे। ठीक है, 32 क्वेश्चन का ए आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आ गया। ठीक, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट अनिल एनियम। अरे तो अन आपका देखो, ये मैं आपको बता दूं वो जो सीरीज आपने की थी ना मोर देन 100, मतलब आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए मोर देन 100 अगर एटॉमिक एलिमेंट्स हैं तो अन निल एनियम ये किसका किसका नाम है। तो अन आपका होता है 1 के लिए, निल आपका होता है, दोबारा लिखती हूँ मैं, अन आपका होता है 1 के लिए, निल आपका, निल पता ही लग रहा है 0, एंड एन ई एन एन ये आपका होता है 9 के लिए, ई एम आपका लगा दिया जाता है, तो 109 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनिल एनियम 109। ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर 15 किसका है जी, फॉस्फोरस का। आपको पता होगा ये एटॉमिक नंबर जो 15 है, यहाँ पे क्या क्या पूछा था उसने, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 15 ही है। ठीक है ना, आपको मतलब अगर आप चेक करोगे बोरोन कार्बन के हिसाब से ग्रुप नंबर 15 ही है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 5 होते हैं। वैलेंसी कितनी है, 3 है, 8 माइनस 5 3। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। अरे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार, ऐसा ऐसा इसमें कुछ था ही नहीं। आईयूपीएससी सिंबल 119 का अन अन 9 के लिए क्या था, एनियम, यही होगा ना, तो यू यू ई, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 का ए। देन 36
ओके, Z इज इक्वल टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड, कैसा होगा? 118 आखिरी एलिमेंट है, फिर 19 20 दोबारा से यहाँ आएगा ना, 19 यहाँ आएगा, अगर आएगा तो 120 यहाँ, ये ग्रुप 1 में आएगा और ये आपका कहाँ जाएगा? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल, बी ऑप्शन। सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो ये आपका हो सकता है कि आपको डाउट रहे, ठीक है। कभी बार ऐसा भी होता है कि आप सीधे पहले वाला देख के आंसर कर देते हो, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी सीधे पहले वाला आंसर नहीं देखना है। 37 आपका क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो 30 तक हो जाएगा ना, उसके बाद आगे जिंक था ना आपका लास्ट में, जिंक, इसके बाद ये आपको 30 है, आपको पता है यहाँ पे 31 से लेके यहाँ पे 36 होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा चेक करोगे 36 होता है ना आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, राइट। सो इस वजह से 37 आपका आगे जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 9 वाला ऑप्शन फ्लोरीन वाला, ये भी गलत हो गया। 21 ये लग रहा है थोड़ा सेम, 32 लेकिन ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सेट बैठ रहा था, 21 25 42 72, ठीक है। यहाँ तो इजीली पता लग गया। बाकी एटॉमिक नंबर्स का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सा एटॉमिक नंबर, जैसे आपको ये पता है 21 25 42 72, ये पूछा था कौन सा, आप कौन कौन से इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो 37 का आपका 21 आपका हो जाएगा स्कैंडियम, ये है आपका मॉलिब्डेनम। 42 आपका आता है, सॉरी मैग्नीज है ये, है ना। एंड 42 आपका आता है क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, ठीक है। 72 अगर आपको ध्यान हो लैंथनम वाला जब आप कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से 72 जब स्टार्ट होता है ना दोबारा से हैफ्नियम, तो ये आपका सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं, तो यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बी ऑप्शन। 7 हो गया। 38 करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, दोबारा से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप करोगे, एंड ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रही, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर। उसका रीजन है जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, मैं चाहती हूँ वो इसका करेक्ट आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताए। आप लोग के आंसर्स आने के बाद मैं पिन कर दूंगी आंसर, ठीक है। और ये जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत बार मैंने कराया होता है, करा चुकी हूँ मैं, एंड ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसका आंसर करेक्ट बता पाओ। अभी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। और बिकॉज मेरा ये तरीका होता है कि बच्चा हर बारी जब क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन को पॉज कर दे, खुद सॉल्व करे, फिर चेक करे कि मैम ने आंसर जो बताया सही है, कि मेरा उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट कई बार बच्चे करते नहीं है। सो फॉर दैट इसका आंसर हम बहुत बार कर चुके हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर रही हूँ। लेकिन बाद में आंसर आपको इसका पता लग जाएगा, बट पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा मुझे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे अपकमिंग वीडियोस, जरूरी नहीं कि मैं अभी वाले जी मेंस की पेपर की बात कर रही हूँ, अभी वाली में भी चलो जो तैयारी चल रही है, बट रेगुलर इसके बाद भी जी मेंस का पेपर आएगा। जो भी आपके एग्जाम है, आपकी क्लासेस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो धीरे धीरे करके हम सब कवर अप करेंगे। एंड आई होप आप समझ सकते होगे, मैं अकेली टीचर हूँ, मुझे अकेले ही काम करना होता है, ठीक है। हमारी टीम में सिर्फ मैं और मेरा ब्रदर, हम 2 ही जने हैं, तो मेहनत बहुत लगती है और काम आपको पता है चैनल का बहुत ज्यादा होता है। सो डेफिनेटली टाइम कंज्यूम होता है, इस वजह से जितना हम सोचते हैं कि काश हो पाए उतना उतना हम आपको नहीं दे पाते हैं। बट ट्रस्ट मी, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर बच्चे तक पहुंच सके, हर बच्चे को एक होता ना कि हेल्प मिल सके, अगर कोई बच्चा कहीं जाके नहीं पढ़ पा रहा है उस तरह से, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है। बट हाँ, टाइम का थोड़ा सा ऐसा है, आप लोगों को भी पता है, सारी ड्यूटीज करनी है, सब कुछ करना है, उसी में अपनी हेल्थ, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग, तो इसलिए टाइम थोड़ा लगता है। तो आई होप आप इतनी सी चीज से मैनेज कर सकते हो। और मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करती हूँ तो लाइक तो कर ही सकते हो ना। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी, तुम्हारा एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एंड हेल्प भी करता है। और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि तुम जितना ज्यादा शेयर करोगे और बच्चों की भी हेल्प होगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो जय हो मूवी था उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। एक आगे से आगे आप थैंक यू बोलने के बजाय वो नेक्स्ट पर्सन आगे 3 लोगों की मदद कर दे, 3 लोगों को आप किसी भी तरह से मदद करो, तो मुझे अच्छा लगता है। दैट्स वाई मैं आपको भी यही कहती हूँ, हेल्प अदर्स, ठीक है। कंपटीशन जो भी आपका है, जो आप करना चाह रहे हो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन, ठीक है। चलो जी, बहुत बातें हो गई, गैप सा हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 101 104 कहाँ पे आएंगे? 101 104, अब मुझे लगता है कि शायद एटॉमिक नंबर ये सब आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे। 101 तो आपका एक्टिनॉइड है, 103 तक होता है, उसके बाद 104 कहाँ आएगा वो आप खुद ही सोच लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डब्बे में आएगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 39 का आपका सी ऑप्शन, ठीक है, एक्टिनॉइड्स एंड ग्रुप 4, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। नॉट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो,
एब्जॉर्ब होगी। और इसका अपोजिट क्या है? एक्सोथर्मिक, जहाँ एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। आपको ऐसा बताना है प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही हो, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ एनर्जी रिलीज होगी, राइट, ओके, आर्गन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये तो हो नहीं सकता। इसमें इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, पॉजिटिव वाली वैल्यू, मतलब ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिव वैल्यू इन द सेंस की एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी नहीं हो सकता। ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टेबल वाली आ रही है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया बी ऑप्शन, 40th का बी ऑप्शन, ठीक है। देन 41, ओके, बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, ओके, उसने कहा हुआ था करेक्ट स्टेटमेंट्स बताओ कि कौन कौन सी हैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट, हाँ, छोटा रेडियस होता है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, क्योंकि मैग्नीशियम उसके नीचे आता है ना, अगर मैं आपसे बात करूँ बीई, राइट, एंड एमजी उसके नीचे है वजह से, ठीक है। तो बेरिलियम का आपका स्मॉलर रेडियस है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बड़ा होगा। पहला सेंटेंस सही है जी। फिर उसके बाद मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आई होप माइक क्लियर है ना, ठीक है। बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका आएगा जी इस वाली रो में, मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे, है ना। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम का होता है ना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का भी होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है ना। हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी एल्यूमिनियम की के लिए बेरिलियम की इसलिए होगी क्योंकि बेरिलियम का साइज आपका कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं छोटा है थोड़ा, इन कंपैरिजन टू अगर आप एल्यूमिनियम करते हो तो। फिर चार्ज टू साइज रेशियो बेरिलियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। चार्ज टू साइज रेशियो आपका ज्यादा होगा, रेडियस आपका, यानी कि साइज किसका छोटा है अगर हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करें, एटॉमिक रेडियस, तो आपका चार्ज की बात करते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो ना आपका बेसिकली चार्ज पे ही मेनली डिपेंड करता है। इसका +2 के आसपास ही होगा अगर होता भी है तो, एल्यूमिनियम का +3 होता है, तो इसका चार्ज ज्यादा है, मतलब चार्ज टू साइज रेशियो आपकी एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। तो यानी ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस आपका गड़बड़ हो गया, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये सही था। फिर बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म मेनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ए ऑप्शन, 41 का 41 का ए आ गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट दे रखी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माने कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो आसानी से निकल जाएंगे, है ना। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ इन 3 के बाद ये बड़ा अचानक से बहुत बड़ा जंप आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नोबल गैस वाली, तभी इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन, बट बच्चे वैल्यूज देख के घबरा जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझो एंड ट्रिक लगाओ उसमें। Okay, in general property magnitude only that shows an opposite trend in comparison to other properties, opposite trend, okay। ionization enthalpy across the period बोला है, ionization enthalpy across the period क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की गेन करने की इंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है, क्षमता बढ़ रही है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एटॉमिक रेडियस सबसे अलग, तो डी इज द आंसर, 43 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड आर इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तीनों के ऑक्साइड्स हैं, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिटिक, करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक नंबर का बताओ। बेसिक किसका होता है, मेटल्स का, एम्फोटेरिक बीच वाले का, और जेड एसिडिक वाला आपका नॉन मेटल का, और एक ही पीरियड के हैं ये, राइट। सो जाहिर सी बात है करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक नंबर का, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो यार, तो ये तो बी ऑप्शन आ गया। ये बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन था, देखो डायरेक्ट कुछ नहीं बता रखा, लेकिन वो मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम नहीं, बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, का कारण पूछा हुआ है, मतलब कारण बताया हुआ है। तो इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन, यस ये सही बात है। एंड देन 2p इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा शील्डेड है फ्रॉम न्यूक्लियस, हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना।
हाँ, 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि आपके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, इसलिए ये सेंटेंस भी सही है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर, सही बात है, पेनिट्रेटिंग पावर उसकी ज्यादा होती है s इलेक्ट्रॉन्स की, दैट्स व्हाई उसको निकालना मुश्किल है, इसलिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। एटॉमिक रेडियस बोरोन का ज्यादा है बेरिलियम से, ये गलत है। तो 3 स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर। तो बड़ा सिंपल नहीं है। एसिडिक आपका, एम्फोटेरिक देखो, एम्फोटेरिक चेक करते हैं। एम्फोटेरिक आपको पता है एल्यूमिनिया होता है, Al2O3, 3 ऑप्शन में है। और इन जनरल आपको पता है एसिडिक और बेसिक कौन बनाते हैं। एसिडिक आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सेंटर वाला आपका एसिडिक, यहाँ तो एसिडिक सबसे पहले बता रखा है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और यहाँ पे बेसिक सबसे पहले है, ये भी गलत। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आंसर आपका जाएगा 46 का। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ मेटल आर, वैल्यू में काफी ज्यादा चेंज है, आप देख सकते हो 496 से सीधे 4560। ठीक है, अच्छा उसने बोल रखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले में और इस वाली वैल्यू में काफी गैप आ गया है, इसका मतलब ये कैसा है, एल्कली मेटल है। ठीक है, तो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, क्या उसने बोला ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड MOH होगा, इसको मैं HCl के साथ ट्रीट करती हूँ और मैं इसको H2SO4 के साथ भी ट्रीट करती हूँ। जब भी ये बेसिक इन नेचर होगा, एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो आपका जाहिर सी बात है क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, MCl प्लस वाटर। ठीक है, सपोज इसको आप Na मान लो, NaOH को H2SO4 के साथ अगर करोगे तो आपका Na2SO4 बनेगा ना, M2SO4 प्लस आपका बन जाएगा वाटर। लेकिन आपको पता है M2 है, यानी यहाँ पे आपको ट्वाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो 1:1 की रेशियो है, उसने पूछा था कितने मोल्स की जरूरत पड़ रही है, 1 मोल के लिए 1 मोल की जरूरत पड़ रही है, 2 के लिए 1 पड़ रहा है, 1 के लिए आधा। डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ सिंपल, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर से आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, बार बार आ रही है, NaMgAlSi, NaMgAlSi, 11, 12, 13, 14। ठीक है, सो अब क्या करूं, बताऊं आंसर। वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बहुत बार बता दी है, बट चलो कर लेते हैं। ओके, तो नॉर्मली ट्रेंड आपका क्या होना चाहिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, कि यहाँ पे बढ़ती जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा वैल्यू सिलिकॉन की होनी चाहिए। तो इन चारों में से अगर आप वैल्यू देखो, सबसे ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू जो है आपकी 700 वाली दिख रही हैं। तो 700 वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, लास्ट में। पहले तो ये चेक करो, ये तो 496 कम है, कैंसिल। इनमें भी ये वाला कैंसिल, क्योंकि ये वाली दोनों वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ए और बी में से आंसर हो सकता है। ठीक है, ए और बी में से आंसर हो सकता है। अच्छा, सिलिकॉन को हमने कट कर दिया। अब सोडियम आपका सबसे छोटा है, तो इसकी वाली मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है सबसे कम होनी चाहिए। तो सबसे कम किस में है, 496, यानी ए और बी में से हमें फिर चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। मैग्नीशियम में 2s इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2s में से, एल्यूमिनियम में 2p में से। पहले भी बता चुकी हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो सेकंड नंबर वाली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर तीसरे से ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, तीसरे की ज्यादा है, इसका मतलब आंसर यहाँ ए सेट बैठ। तो ये आपको फिर से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से थोड़ा जो आइडिया लगाना था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, मुश्किल नहीं था, बट वही है कि बच्चे डर जाते हैं कभी कभार। मैं फिर से कह रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यू से निकालने वाला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है ये, वैल्यू को कंपेयर करना है बस, तो डरना मत इससे। ठीक है, 49th क्वेश्चन। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई किसका किसका है भाई, COF है ना, और ClBr ये है। तो आपको पता है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस घटता है। और अब इसके हिसाब से लगा लो अपना कॉन्सेप्ट, सॉरी मास लिख दिया गलती से। इसके हिसाब से लगा लो अपना कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियाई आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी बैठेगा। चेक करके देख लो बेशक। ठीक है, चेक करके अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा 5th का बड़ा आ रहा है, 5th ब्रोमीन का, सब में दे रखा था। उसके बाद आपका क्लोरीन का आना चाहिए था, चौथे का, हाँ ये भी सही दे रखा था। इसके बाद पहला या तीसरा, पहला या तीसरा में मतलब कार्बन और फ्लोरीन, तो आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, कार्बन का साइज बड़ा होगा, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, पूरा कई बार चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पहले आंसर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
अब फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव। आपको पता है क्लोरीन का हाईएस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो सबसे पहले तो सेकंड नंबर वाली वैल्यू किसमें सबसे ज़्यादा है वो चेक करो। 325, 33, 49, 25, सी इज द करेक्ट। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन में इतना ही करना था। नेक्स्ट, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स FCl, SSE, लिथियम एंड सोडियम, एलिमेंट्स दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एंड इलेक्ट्रॉन गेन। कंपैरिजन करना था Cl और F में। आपको पता है क्लोरीन ज़्यादा एनर्जी देगा, सल्फर और सेलेनियम में नीचे जाते हैं, आपको बताया था मैंने, लेस नेगेटिव हो जाता है, सल्फर ज़्यादा देगा। एंड तीसरा क्या है, लिथियम एंड सोडियम, लिथियम सोडियम में लिथियम ज़्यादा देगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है नीचे जाते जाते, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना आपको मुश्किल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका 51 में आंसर जो आना चाहिए, उसने पूछा था एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी, ClSli, बी इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, ठीक है। इन कंपैरिजन टू बोरोन, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या है, लेसर न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो लेसर न्यूक्लियर चार्ज पहला, और डी ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, डी इज द करेक्ट आंसर 52 का, ठीक है। बड़ा सिंपल था यार ये तो। एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो आपको पता है कैल्शियम बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, तो पहला और तीसरे में इनका ज़्यादा होगा, स्कैंडियम का नहीं होता। पोटेशियम एल्कली मेटल है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई CCS-ALS, कार्बन, ठीक है, सीजियम सबसे नीचे यहाँ पे वो पहले वाली लाइन में, इसका ही सबसे बड़ा होगा। ये इन दोनों में से आंसर है, ये दोनों तो गलत है, ठीक है। कार्बन आपका, और उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम और सल्फर एक ही लाइन में है, ये 13 में है, ये आपका 16 में आ जाता है ना, ग्रुप 13। देन इसके बाद आपका वो आता है ना सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। सो सल्फर का साइज छोटा होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, देख लो चेक कर लो, इसमें सल्फर का साइज छोटा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। एंड दूसरा कंपैरिजन आपको, चलो इन दोनों में से ये भी आ गया, दूसरा कंपैरिजन आपको ये करना है कि कार्बन और सल्फर में किसका बड़ा होगा। सल्फर आपका, उसका कहीं ना कहीं आपका साइज बड़ा होगा, क्योंकि डाउन मतलब नीचे है, कार्बन से नीचे है, तो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर, 54 का आपका ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। देन 55th क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब कोई बच्चा सोचेगा यार पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है ना। अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन क्या करना है, SETE एक ही उसके हैं, तो आपको ऐसे कंपैरिजन करना है। सिलिकॉन एल्यूमिनियम आपका इस तरह से क्रॉस द पीरियड है, ये डाउन द ग्रुप है, इस तरह से कंपैरिजन करते हुए आपको निकालना है। तो अगर आप इस हिसाब से निकालोगे, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी across the period increases, right, down the group क्या होती है, डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसमें आपका SE का ज्यादा होगा, TE का कम, गलत हो गया, ठीक है। और फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन वाला अगर हम देखें, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पे एल्यूमिनियम की दे रखी है, ये भी गड़बड़। फॉस्फोरस एंड सल्फर में सल्फर की ज्यादा होगी, ये भी गड़बड़, ऑप्शन सीधे यही आ गया। वैसे भी आप चेक करोगे तो जेल इसकी ज़्यादा होगी ना, ये सेम पीरियड के हैं आपके, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया 55th का, ठीक है। ओके, 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट X विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 71, ये है ल्यूटेटियम, पहली बात तो Lu, ठीक है। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला है, आपको अगर ध्यान हो 71 के बाद 72 फिर हैफनियम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें उसने पूछा हुआ है 71st इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का विद एन एटॉमिक नंबर किस में जाएगा, बड़ा सिंपल है, 4f में जाएगा, 4f की मतलब फिलिंग हो रही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 56 का। ऐसे अगर किसी को एटॉमिक नंबर और वो सब करना है तो मैं बता दूं, XE देन 6s2 तो था ही, 4f लास्ट इलेक्ट्रॉन 14 में जा रहा है, और 5d1 भी होता है, ठीक है। डी वाले में, सबसे पहले वाले में सेंटर वाला गैडोलिनियम, लास्ट वाला ल्यूटेटियम, इसमें डी आता है, बाकी सब में कहीं पे भी 5d नहीं आता है। नेक्स्ट, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लेना, मैंने डी एंड एफ ब्लॉक का आपको वन शॉट वीडियो करा रखी है। वो जो बच्चा, जो बेटा वन शॉट वीडियोस जो है ना, आप टर्म 1 टर्म 2 ये सब मत देखना, वन शॉट वीडियोस जिस भी चैप्टर की मैंने करा रखी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट उस चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए। तो चैनल पे आप लोग प्लीज गो थ्रू कर लेना, टर्म 2 वाली आपकी प्लेलिस्ट में, या वैसे भी कहीं पे भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं।
तो अगर मैं इतनी मेहनत कर चुकी हूँ, सो आई होप आप उसको स्क्रॉल करके इतनी मेहनत तो कर ही लोगे कि अपने काम की वीडियो निकाल के पढ़ लो, ठीक है। ओके, इन जनरल प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जो घटे और बढ़े। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, उसने पूछा ना डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस घटता है डाउन द ग्रुप, नहीं बढ़ता है, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी घटती है, मोर नेगेटिव होती है, लेस नेगेटिव हो सकती है, कह सकते हैं, चलो इसको होल्ड पे रख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ये हमारा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। वैसे आंसर 57 का सी, बट फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि एक बार बाकी भी चेक कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है नीचे जाते जाते, यस डिक्रीज तो हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही आपका, मतलब आप देखो आप लेस नेगेटिव हो रही है तो हम उसको इंक्रीज नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये भी आपका गड़बड़ हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ये भी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आपको पता लग गया कहीं कहीं आपका एक ऑप्शन सही है, कहीं कहीं आपका दोनों ऑप्शन गलत है। सो मतलब दोनों चीज गलत है, दोनों जो आपको चीजें दी हुई हैं। सो प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी यानी कि, तो अगर आप दोनों प्रॉपर्टी एक्यूरेट बैठ रही है तो सी ऑप्शन है, ठीक। व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहली वाली ऑक्सीजन की वैल्यू दे रखी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको देखो बेटा ऑक्सीजन की पूछी हुई है, मैंने पहले भी बताया था पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाती हैं, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो सेकंड वाला एंटर कर रहा है वो बड़ी मुश्किल से एंटर करेगा, तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर पाए, ठीक है। तो वो वाली आपकी जो वैल्यू होगी नेक्स्ट वाली मतलब सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर आ गया। नेक्स्ट 59, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पार्ट ही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन की आएगी, उसके बाद ऑक्सीजन की आएगी। आई होप आपको यहाँ पे ऑप्शन सेट बैठ रहा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज, मैंने आपको पहले बताया था डायगोनल रिलेशनशिप है ना, एंड वन विच इज इनकरेक्ट आंसर, ओके इनकरेक्ट वाला। नाइट्राइड्स दोनों बनाते हैं, ठीक है। सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स भी बनाते हैं, ये भी आपका सही है कि NO2 और O2 देते हैं। यहाँ दोनों बेटा बेसिक नहीं बनाते हैं, जो आपका इनमें से मतलब लिथियम और मैग्नीशियम तो आपका बनाता है बेसिक वाला, लिथियम का आपका बेसिक कार्बोनेट नहीं, वो नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है। तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, सो टेक्निकली दिस इज योर आंसर, ठीक है। बाकी तीन स्टेटमेंट्स गलत थी, मतलब आई मीन इन द सेंस की करेक्ट थी। तो हमारा आंसर पूछा हुआ था उसने कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया 60 का। उसके बाद ओ माय गॉड बड़ा लंबा सा चार्ट है, तो ये तुम खुद ही करोगे, वैसे मैं बता देती हूँ, चलो एनीवेज। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ओके। पहली एंड दूसरी, पहली में और यहाँ देख सकते हो दूसरी और तीसरी में बड़ा धाकड़ सा जंप आ रहा है, तो यानी कि ये आपका कैसा एलिमेंट है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। वैल्यूज चेक करो जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दो वैल्यूज हैं, इधर दो वैल्यूज हैं, इधर ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है अलग से, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम मान भी लेते हैं, ये देखो मानना तो आपको यही पड़ेगा, ये ग्रुप 2 का है, ठीक है। और ये भी आपका यहाँ पे वैल्यू ज्यादा ही चेंज आ रहा है, ये भी ग्रुप 2 का ही है। लेकिन इनमें आपस में लोकेशन अगर आपको चेक करनी होगी, मतलब कि पोजीशन सॉरी, कि कहाँ का एलिमेंट है, तो इसकी वाली वैल्यू ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा किसकी होती है, नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है, तो यानी ए ऊपर है बी नीचे है, तो कहाँ आ रहा है बोथ ग्रुप 2, ये दोनों हो गया, बी कम्स बिलो ए, यही आएगा आंसर, ए ऊपर बी नीचे, राइट। सो आंसर सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ऐसे देखो यहाँ पे पता लगाना था, यहाँ पे इससे नहीं पता लग पा रहा था, बट ये है कि ये आपका अलग पीरियड है, ये आपका अलग पीरियड है, तो इससे आइडिया लग गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती जो नोबल गैस की होती है तो वो होती, बट यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाली आपको ये नजर आ रही है, तो ये छोटा भी साइज है, इसमें भी आप सोच सकते थे लेकिन इसका साइज छोटा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर के लिए पीरियोडिसिटी के लिए हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 2017 तक के हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस किए हैं, यही क्वेश्चंस आए थे उसमें, इसी तरह के आएंगे, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर देना यार, हिट द लाइक बटन, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं। और टन टन घंटी से भी बजा देना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो भी हैं वो आपके लिए होंगी, आपके लिए मेहनत कर रही हूँ मैं, चाहे मेरी खुद की कैसी मर्जी हालत हो, मैं मतलब बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती, बट कभी कभार बताना भी पड़ जाता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व चल रही थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग,
मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, राइट? सो प्लीज मेहनत रेगुलरली करते रहना। मेरे से जो बन पड़ रहा है, जितना हो पा रहा है, मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड सेकंड वाला जो आपका फिफ्थ आपके सेकंड सेशन जब आएगा जी मेंस का, तब तक आपकी जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बेसिकली, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोरिंग आपके चैप्टर्स हैं वो हम सारे कवर अप करवा, ठीक है? सो वो इसीलिए क्योंकि बच्चों को उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। सिंपल वाले सब लोग कर लेते पहले, पेपर चल रहे थे इस वजह से मैंने सिंपल वाले आपके पहले करवाए, बट धीरे धीरे करके हम मुश्किल वालों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप आप लोग इसको रेगुलरली पढ़ोगे, मेहनत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, एंड चैनल को जितना सपोर्ट आप देते आए हो वैसे ही देते आओगे या उससे भी और ज़्यादा दोगे, ठीक है? तो होपफुली आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।